ऑन कर दो उसको, ऑन कर दो। ठीक है जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज से आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही हैं। आप सभी के जो एग्ज़ाम 19 अगस्त से स्टार्ट हैं उस एग्ज़ाम के लिए मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट की जाए या नहीं। तो ज़्यादातर बच्चों का जो कमेंट आया है वो यस ही आया है कि सर रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दीजिए। जो मैंने आपसे पूछा था कि आपका कौन सा मॉड्यूल है, तो ज़्यादातर बच्चों का M1R5 और M3R5 का एग्ज़ाम है, यानी पाइथन का एग्ज़ाम है, और M1R5 यानी IT टूल्स का एग्ज़ाम है। आज से आपकी प्रॉपर वे में क्लास होंगी। M1R5 की होंगी, M2R5 की भी होंगी, दोनों की होंगी। और आपका एग्ज़ाम थ्योरी का होगा। पहले आप सभी जानते हैं 19 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है। थ्योरी एग्ज़ाम का मतलब आपका लिखित में एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम MCQ होगा और कंप्यूटर पे होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 100 MCQ क्वेश्चन आपके सामने यानी कंप्यूटर पे आपको दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन पहले मतलब एक बार में क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और सही आंसर क्या है उस क्वेश्चन का, उस पर क्लिक करके माउस से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से आपका होता है ओ लेवल का। पहली बार जो है आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, इससे पहले ऑफलाइन होता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा ये तो तभी पता चल पाएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगर हम कह दें कि बहुत इजी पेपर आएगा तो ये भी सही नहीं है। अगर पेपर का जो लेवल है वो ठीक ही रहेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होंगे और ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल भी नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए आप। आज से रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही हैं। आपके ओ लेवल और ए लेवल दोनों के एग्ज़ाम हैं जो आपके 19 अगस्त से होंगे। ए लेवल के एग्ज़ाम 5 अगस्त से भी स्टार्ट है, तो वो थ्योरी के होंगे जिसमें आपको लिखने के लिए आता है इंग्लिश में। ए लेवल का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो एग्ज़ाम ओ लेवल के और ए लेवल के स्टार्टिंग के जो 4 एग्ज़ाम होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो वो आपके ऑनलाइन ही होंगे ए लेवल वाले बच्चों के, जो 19 अगस्त से हैं। तो इसमें M1R5 का फर्स्ट चैप्टर है आपका। टोटल 9 चैप्टर हैं इसमें M1R5 में। टाइम हुआ है 10:20 रात का टाइम हुआ है। और कल ये वीडियो अपलोड की जाएगी, यानी 3 अगस्त के दिन, 3 अगस्त को ये वीडियो अपलोड होगी। आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर में आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, आपको होगी भी। कंप्यूटर अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते भी होंगे, तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो पैटर्न था ये आपका ओल्ड पैटर्न था जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये बुक आप सभी जानते हैं कि पहले की है। इसमें बस आपको जो 2 घंटे की जगह आपको 90 मिनट कर लेना है, यानी 1.5 घंटा कर लेना है बस। बाकी सेम ही है आपका, 100 MCQ आएंगे और 33% नंबर लाना अनिवार्य होगा। लेकिन इन 33% से आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि 50% का आपका एवरेज नहीं बैठता। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप देखिए मूवी के चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कॉमेडी के चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन कोई एजुकेशन चैनल जिससे आप पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करें। जिससे भी आप पढ़ते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, उन सभी का आपको चैनल जो है सब्सक्राइब करना चाहिए। क्योंकि हम आपसे क्या मांगते हैं, केवल एक सब्सक्राइब मांगते हैं, और हम आपसे पैसे नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ सब्सक्राइब मांगते हैं। यही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो अब आगे मैं आपसे नहीं कहूँगा सब्सक्राइब के लिए, प्लीज़ स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए। सिलेबस एक बार आप देख लीजिए। M1R5 का रिवीजन क्लास है, फास्ट रिवीजन करेंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, इस चैप्टर का मतलब बुक का नाम है, मॉडल का नाम है। चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सेकंड चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। थर्ड चैप्टर है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। फोर्थ चैप्टर है स्प्रेडशीट, और 5 चैप्टर है प्रेजेंटेशन। वर्ड, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन तीनों के तीनों लिब्रे ऑफिस के पार्ट है। अगर आप इनको लिब्रे ऑफिस में पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि लिब्रे ऑफिस CCC की तरह ओ लेवल में भी ऐड कर दिया है। लिब्रे ऑफिस से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 6 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इंटरनेट के बारे में आपको बताया जाएगा, WWW वेब ब्राउज़र के बारे में समझाया जाएगा। 7 चैप्टर है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। ईमेल के बारे में, ईमेल के काम क्या है, ईमेल किस तरीके से करते हैं, मेल मर्ज के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपको 7 चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। 8 चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स मतलब आपका डिजी लॉकर हो गया, उमंग ऐप हो गया, NEFT हो गया, UPI हो गया, इस तरीके से जो सारे
जो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं वो चैप्टर 8 में आपको पढ़ाए जाएंगे, और चैप्टर 9 में ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी से किस तरीके से आपको बचना है, साइबर सिक्योरिटी कहते किसे हैं, किस तरीके से आपको आज के जो प्रेजेंट फ्यूचर में आपको किस तरीके से इन सभी चीज़ों को अप्लाई करना है और अपने आप को सुरक्षित और अपने जो भी आपके टूल्स हैं, जैसे फ़ोन हो सकता है आपका, लैपटॉप, पीसी वगैरह, इन सब को आप कैसे बचा सकते हैं हैकिंग से, इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है चैप्टर 9 में, जिसको साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 9 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई देगा। कंप्यूटर कहते किसे हैं, कंप्यूटर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। तो बताइए कंप्यूटर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्या, क्या कैलकुलेटर है, या आपका काउंटिंग मशीन यानी गणना यंत्र है, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। यानी हम जो कंप्यूटर है उसको कैलकुलेटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहते हैं, गणना यंत्र भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर के संस्थापक कौन है, बताइए। हु इज़ फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, बताइए। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम, यानी कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, ये आपसे पूछ रहा है। तो एनियाक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनियाक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक आता है कि पहला कंप्यूटर, और एक होता है नेटवर्क की शुरुआत कब हुई। ARPANET आप सभी जानते होंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगणक कहते हैं। आप सभी जानते होंगे, नहीं पता आपको तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, पूछ सकता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। पाइथन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आया था पाइथन के पेपर में, कि सीपीयू यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू उस ऑप्शन में था। तो सही आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रिंटर होते हैं आपके वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर देखिए कहते किसे हैं, जिससे आप फोटोकॉपी निकालते हैं उसको प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर आपको दो तरीके से आउटपुट प्रदान करते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है आपका हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उसको कहते हैं जो आपके लैपटॉप में, जैसे मान लीजिए आपको कोई पेज प्रिंट करना है और आप उसका प्रीव्यू चेक कर रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जो आपके अभी स्क्रीन पे है। लेकिन अगर आप उसको प्रिंट आउट यानी पेपर पे निकाल लेते हैं तो उसको हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं, क्योंकि वो अब आपके हाथ में है हार्ड कॉपी के रूप में, उसको हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हमें भी आप थोड़ा सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जिस तरीके से हम आपके साथ लगे हुए हैं, आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारा साथ देना है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पूछ सकता है कौन कौन से। तो एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। दोनों के बारे में यहाँ पे समझाया हुआ है, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आपसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बन जाएंगे M1R5 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बाकी मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। टाइप ऑफ प्रिंटर, पहला होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका किसका एग्जांपल है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर का, ठीक है। सेकंड आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का। ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का। बैंड प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर, और चैन प्रिंटर ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। ये सारे के सारे प्रिंटर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बोथ, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर वहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। सेकंड आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, इसमें आपका लेज़र प्रिंटर आ जाता है, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तीनों में से इसी में से आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दे देगा और पूछेगा
कि इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो वहाँ पे आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आंसर हो जाएगा, जो कि वहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। हालांकि जब भी बच्चा पढ़ के जाता है उसको पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो बच्चों को जो ढंग से पढ़ के जाते हैं उनको 80% क्वेश्चन पेपर जो उसमें क्वेश्चन होते हैं वो उनको आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में या क्वेश्चन पेपर को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है और आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसको बुक मार्क कर सकते हैं। जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब उस पर जाके आप उसको देख सकते हैं। अगर आ रहा है आपको तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप तुक्का लगा के आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में कूल होकर जाना है और ध्यान से आपको बैठना है और सोचना है कि मैंने पढ़ाई की है तो मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जामिनर घुमा सकता है, तो आपको क्वेश्चन को दो बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, टाइम बहुत है। तो ज़्यादा मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में आप क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर देते हैं, जो कि आपके फिर फेल होने का कारण बनता है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, देखिए फुल फॉर्म की वीडियो बना रखी है मैंने, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब वो वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, हो सकता है थोड़ी नीचे हो, तो उसको आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म आएंगी तो उसी वीडियो से आएंगी, उससे बाहर कहीं नहीं आएंगी फुल फॉर्म। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रैम और रोम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी है, क्या रैम वोलेटाइल है या रोम वोलेटाइल है, इस तरीके से आता है। तो जो आपकी रोम होती है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर रीड ऑनलाइन मेमोरी, रीड ऑटोमेटिक मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कि कह रहा है कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। अभी मैंने आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों प्रकार के प्रिंटर के एग्जाम्पल दिखाए। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके कौन कौन से आ जाते हैं ये भी आपको मैंने बताया, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो देखिए क्या पूछा है, कि इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है। सेकंड है, थर्मल प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मल प्रिंटर जो है वो किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है, तो नॉन इम्पैक्ट का होता है। ठीक है। थर्मल प्रिंटर आपका थर्मल प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं, आप सभी जानते हैं। सीपीयू होता है, और माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और मॉनिटर होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के 4 भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू, ये 4 यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर के जो बेसिक भाग होते हैं 4 ही होते हैं। ठीक है। इसमें से कुछ भी दे देगा कि बताइए इसमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग है या कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, वो भी आपको देख लेना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको सही आंसर चूज़ करना होगा। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ये आप सभी जानते होंगे, हार्डवेयर। ठीक है। लेकिन जिनको हम केवल देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो सारे आपके जैसे टाइपिंग मास्टर हो गया, ये सारे लिनक्स है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको केवल आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हार्डवेयर जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिसको आप केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में यही पूछा गया है कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, जिन्हें केवल देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के सर कितने घटक होते हैं, हम नहीं पता। तो कंप्यूटर सिस्टम के 4 घटक होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और मेमोरी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, रैम और रोम, ये भी आपको पता होना चाहिए। रैम आपकी मैंने बता दिया है, वोलेटाइल होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। इनपुट, आउटपुट, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं।
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये इनको जरूर लिख लीजिए। आप पूछते हो कि सर नोट्स कैसे बनाए। देखिए नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको लिख लेना है इनपुट डिवाइस और उसके नीचे आप इनपुट डिवाइस के सारे एग्जांपल लिखेंगे कि कौन कौन से हैं जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। वो आपके नोट्स हो जाते हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उसको एक बार अपनी नज़र से देख लेना, अपनी कॉपी को, अपने नोट्स को, तो आपको फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख ले कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, अपने नोट्स से। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया और लाइट पेन, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल होते हैं। उसके बाद आता है आपका MICR, OCR, BCR, OMR। MICR इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिख लीजिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR की फुल फॉर्म होती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपकी OCR की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। बार कोड रीडर BCR की होती है और OMR जिस पे आप एग्ज़ाम देते थे अभी तक वो लेवल का, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है OMR की। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि परीक्षा आंकलन के लिए किसका यूज़ किया जाता है परीक्षा आंकलन के लिए, तो OMR का यूज़ करते थे, OMR शीट का, जिसमें आपको 4 गोले दिए जाते थे और उसमें से आपको एक गोला फिल करना होता था जो कि आपका सही आंसर होता था, ठीक है। तो ये और वो OMR जो है आपकी कंप्यूटर में स्कैन होती थी। कोई एग्जामिनर, कोई टीचर उसको चेक नहीं करता था अपने पेन से, अपने हाथ से, वो कंप्यूटर में स्कैन होके तुरंत 1 सेकंड में एक कॉपी आपकी बाहर हो जाती है, OMR शीट जो होती है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जो मॉनिटर हो गया आपका, आउटपुट जो आपका आउटपुट देती हैं, प्रिंटर हो गया, जैसे आपका मैंने बताया कि प्रिंटर भी होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट, हेड हो गया आपका, फ़ोन हो गया, ये सारे के सारे आउटपुट होते हैं जो आपका आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है। VDU ये आपके आउटपुट के एग्जांपल हैं। आपके घर में टीवी हो सकता है, वो भी आउटपुट का एग्जांपल है क्योंकि वो आपका आउटपुट दे रहा है, ठीक है। कुछ पिक्चर देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, ये सारे आउटपुट के एग्जांपल होते हैं। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU की फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे ट्यूब CRT की फुल फॉर्म होती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD और LED लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है LED की। उसके बाद फुल फॉर्म आती है आपकी ALU का फुल फॉर्म क्या है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपके MCQ क्वेश्चन डालते रहते हैं क्विज के रूप में, तो वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका पता चलता रहेगा। और जो अपडेट हैं O लेवल के रिगार्डिंग नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड होते रहेंगे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अहमद टेक्नोलॉजी फॉर O लेवल, तो भी आप हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर A पे ही लिखी हुई है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, सर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, आपने बताया रैम और रोम, मतलब मुख्य 2 प्रकार की होती है मेमोरी, फिर इन्हीं के अंतर्गत आ जाती हैं बाकी की जो होती हैं। तो रैम और रोम 2 प्रकार की होती हैं, नीचे इसका एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। रैम यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मुख्य मेमोरी, ठीक है। मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी, यह भी 2 प्रकार की होती है। पहली रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी आपकी होती है रोम। रैम के अंदर आती है SRAM, आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आता है आपका DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आता है SDRAM, स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको रैम ना देखे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन हार्ड पूछने की कोशिश करेगा, चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा, तो आपको वहाँ पर पकड़ना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है। रैम नहीं पूछेगा तो SRAM पूछ सकता है, DRAM पूछ सकता है, SDRAM पूछ सकता है, तो सभी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होता है, उससे पहले जो भी उसने लगाया है उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि रोम। रोम भी 2-3 प्रकार की होती है, जैसे आपका रोम हो गया, PROM हो गया, EPROM हो गया और EEPROM हो गया। रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद आता है PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद आता है आपका EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और उसके बाद EEPROM इलेक्ट्रिकली होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रिकली होगा यहाँ पे, इसको आप सही कर ले। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, दूसरे प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर डाटा डिलीट हो जाता है।
जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन है तो उसमें डाटा सेव है, चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा डिलीट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम रैम कहते हैं। क्या कहते हैं, रैम। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर बंद होने पर भी उसमें डाटा सेव हो रहता है। ठीक है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। वह कौन सी मेमोरी है जो अस्थायी है? वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो रैम। कौन सी होती है वोलेटाइल मेमोरी? रैम होती है। और रोम नॉन वोलेटाइल होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 में भी है कि कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है, तो रोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें माइंड चेक किया गया है। आप कितने प्रकार से डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजों को सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में? आप डॉक्यूमेंट जो है आप उसको कितने प्रकार से सेव कर सकते हैं? कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, सेव एस से सेव कर सकते हो, ठीक है। और उसमें जाके वर्ड में जाके भी आप उसको सेव कर सकते हो। तो 3 तरीके से आप सेव कर सकते हैं वर्ड में डॉक्यूमेंट को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप बताइए कि क्या कितने प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये काम तो आप खुद करके देख सकते हैं अपने पीसी, अपने कंप्यूटर में। परीक्षा आंकलन के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? अब से पहले आप एग्ज़ाम देते थे, अगर आपने दिया होगा ओएमआर पे, किसी का 1 या 2 एग्ज़ाम पास हो सकते हैं, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, ओएमआर शीट पे आपका एग्ज़ाम होता था, तो वही यहाँ पे पूछा भी गया है कि परीक्षा आंकलन के लिए यानी परीक्षा टेस्ट के लिए हम ओएमआर का यूज़ करते थे, ओएमआर का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेस 8 में संख्याओं को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लास्ट में, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका जो आंसर भी देगा, जो भी बच्चा आंसर देगा, उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा कि किन किन ने वो आंसर दिया है। तो सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन क्या होगा वो लास्ट में पूछूंगा। बेस 8 में संख्याओं को क्या कहते हैं? बेस 8 में क्या कहते हैं, बेस 10 में क्या कहते हैं, बेस 16 में क्या कहते हैं? इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और बेस 2 में क्या कहते हैं? तो बेस 8 में संख्याओं को कहते हैं ऑक्टल सिस्टम। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप चेक करेंगे वो लेवल के तो उसमें मिल जाएंगे सारे के सारे। बेस 8 में संख्याओं को ऑक्टल सिस्टम कहा जाता है। बेस 10 में संख्याओं को डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। और बेस 16 में संख्याओं को हेक्साडेसिमल कहा जाता है। और बेस 2 में बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। ये आपको चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बेस 8 में आपको ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, बेस 10 में डेसिमल, बेस 16 में हेक्साडेसिमल और बेस 2 में बाइनरी सिस्टम। बेस क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि बेस 16 में संख्याओं को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है, हेक्साडेसिमल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बेस 10 में संख्याओं को क्या कहा जाता है? तो बेस 10 में संख्याओं को डेसिमल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेस 2 में संख्याओं को क्या कहते हैं? बेस 2 में संख्याओं को हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों? बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, और आपका 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में, तो प्लीज़ आप कर दीजिए। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, प्लॉटर है, MICR है, OMR है और OCR है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि क्वेश्चन में होना चाहिए था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में होना क्या चाहिए था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। अब आपको दिख रहा होगा साफ। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होना चाहिए था, जो कि प्लॉटर सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन में गलती है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सही क्या होगा? अब आपका क्वेश्चन सही है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर, कि प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। बाकी के तीनों इनपुट डिवाइस लिखे हुए हैं सारे, MICR, OMR और OCR। क्वेश्चन नंबर 27 में है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी दूर संचार की डिवाइस है? तो मॉडेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेलेट का फेवरेट क्वेश्चन भी है, मॉडेम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं, जो बच्चों की होती है, आप सभी जानते होंगे। एक रिमोट सा होता है इस तरीके का, उसमें 2 होते हैं, इधर से तीर से निकला हुआ होता है। ठीक है, इसमें बटन होता है, इसमें बटन होता है, बच्चा इसको दबाता है और गाड़ी चलती है। इसको जॉयस्टिक बोलते हैं दोस्तों। तो गेम खेलने के लिए सबसे अच्छा है तो जॉयस्टिक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? आप सभी जानते होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश मेमोरी
फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है? कौन सी मेमोरी है जो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है? चार यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन, रैम, रोम और ईपीरोम। तो सभी की सभी होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, यानी सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो ये हो चुके हैं आपके एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन जो थे। और ये आप दोबारा देखिए यहाँ पे, कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये नॉन वोलेटाइल होती है जो आपकी रोम होती है, ऑप्शन नंबर बी। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी पे हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। बीसीडी डिजिट को स्टोर करने के लिए कितने मतलब कौन सी संख्या है? बीसीडी डिजिट को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिट्स की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी होती है? 8। बीसीडी बाइनरी कोडेड डिजिट इसकी फुल फॉर्म होती है बीसीडी की। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? MICR। MICR आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस होगा, तो यही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। बाइनरी नंबर 1110 डेसिमल नंबर के बराबर है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये आपको मैं एक बार बता दूं, अगर आप प्रैक्टिकली करके देखना भी चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1110। तो आपको नंबरिंग करते हुए चलना है, डबल करते हुए। जैसे कलर चेंज कर लूँ मैं एक बार, ठीक है। नंबरिंग कैसे करनी है आपको? देखिए पहले लिखना है आपको 1, 1 के बाद 1 का डबल कितना होता है? 2, 2 का डबल कितना होता है? 4, और 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है। ये आपने लिख लिया। अब जिस नंबर के नीचे ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करना, बाकी के सभी आप काउंट करेंगे। अब 8, 4 और 2 कितने होते हैं? 8, 4, 12 और 2 14। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नंबरिंग करते हुए चलना है, और जैसे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का जो भी है वो भी आपको उसमें लिख लेना है। और फिर जिसके नीचे ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करना, बाकी के सभी आप काउंट करेंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये आप बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था कि जो रैम होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल हो जाएगा इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। बेस 8 में संख्याओं को क्या कहते हैं? ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। परीक्षा टेस्ट के लिए OMR का यूज़ करते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल करता है क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार की डिवाइस मॉडेम कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को दर्शाती है? तो BMP एंड GIF, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बस क्या है? सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन, यानी अगर आपसे पूछेगा BUS बस किसे कहते हैं, तो सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन को बस कहते हैं। वह नंबर सिस्टम जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें 8 नंबर होते हैं, आप सभी जानते हैं 0 से 7 तक 8 होते हैं टोटल अगर आप गिनती करेंगे, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो ही होते हैं, 0 और 1। MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हाई लेवल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है? कंपाइलर, ऑप्शन नंबर कंपाइलर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? निबल कहते हैं। कंप्यूटर की PD भी आप पढ़ लेना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। DVD की शुरुआत कब हुई? DVD की शुरुआत 1995 में हुई, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। DVD का फुल फॉर्म क्या है?
डीवीडी का फुल फॉर्म, ए और सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों होते हैं, लेकिन ऑप्शन में ए एक मिलेगा आपको इसमें से। अगर दोनों मिलेंगे तो ए और सी यानी बोथ भी ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है। अब यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और गौर करके सुनना है। आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं कॉपी में, पेन लेके जरूर बैठिए, कॉपी पेन लिखते रहिए जो आपको बताएं। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये लिखी हुई है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 1956 तक मानी जाती है। किसी किसी किताब में 1945 से दिया गया है, 1942 से दिया गया है। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने आपके पास जो बुक है उसमें पढ़ सकते हैं या क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरी किताब में जो है वो 1940 से 56 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप अगर कुछ बच्चों के मन में डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो कि सर ये नहीं ये है, तो आप मान सकते हैं अपने वाले को। एग्ज़ाम में जो भी आएगा वो आप देख लेना फिर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गलत है, ना मैं ये कह रहा कि ये मेरा वाला गलत है, क्योंकि जनरेशन को लेके सभी के बुक में अलग अलग डेट दी गई है, तो कुछ कंफर्म नहीं है। 1946 से 56 तक मानी जाती है पहली पीढ़ी की शुरुआत। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, किस जनरेशन में हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग फर्स्ट पीढ़ी में किया गया, पहली जनरेशन में किया गया। ऑप्शन नंबर जो भी होगा वहाँ पे आप देख लेना। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी में हमने किसका यूज़ किया, मशीन भाषा का हमने प्रयोग किया। इसमें चुंबकीय टैप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया गया पहली पीढ़ी में। किसका, चुंबकीय टैप और पंच कार्ड का भी हमने यूज़ किया। इसमें इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एनियाक है, EDSAC, EDVAC, ये सारे कंप्यूटर लिखे हुए हैं जो फर्स्ट पीढ़ी के थे। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के ये एग्जाम्पल है, नाम लिखे हुए हैं। फिर है सेकंड पीढ़ी, यानी दूसरी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है सेकंड पीढ़ी की। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। सेकंड पीढ़ी में किसका यूज़ किया, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया, विलियम शोकले ने 1947 में किया था, ये आपको याद रखना है। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी में मशीन भाषा का, सेकंड पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें चुंबकीय टैप का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम लिखे हुए हैं, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, याद कर लीजिए। एक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन जो ऊपर के जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जो ये पॉइंट है आपके, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। शुरुआत 1964 से 1971 तक मानी जाती है। इसमें आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें आईसी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आईसी का विकास जैक किबली ने किया 1958 में, ये आपको पता होना चाहिए। जैक किबली 1958 में आईसी का विकास किया इन्होंने। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी का आईसी टेक्नोलॉजी SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, जनरेशन में हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया और इसके कुछ एग्जाम्पल है कंप्यूटर के, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। चौथी पीढ़ी की शुरुआत यानी फोर्थ जनरेशन की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1971 से 1989 तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी VLSI का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपके सामने। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। VLSI देखिए यहाँ पे लिख दिया वैसे मैंने, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। VLSI की आ सकती है आपके एग्जाम में, और इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवीं पीढ़ी, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी ULSI की फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर ये सी पॉइंट सही आंसर है इसका। ULSI फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें भी हाई लेवल भाषा का हमने प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर के आधार पर आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आकार के, तो आकार के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आपके। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं सर, वो यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप। क्या होता है पहला, डेस्कटॉप होता है सबसे छोटा या सबसे बड़ा। उसके बाद लैपटॉप,
उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद नोटबुक और उसके बाद आपका टैबलेट आता है। ये आकार के आधार पर है, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से 5 प्रकार के आपके होते हैं। काम के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं काम के आधार पर। पहला, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, आप लिख भी सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर होते हैं, जिसमें हम जैसे मौसम विभाग की कोई जानकारी लेनी होती है और इसरो में जो DRDO में यूज़ होते हैं वो सारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपके एग्जाम में कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और विश्व का यानी वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ये आपको याद होना चाहिए। और विश्व का यानी वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। क्या हो जाएगा? क्रे 1 है, ये आपको याद रखना है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इस क्लास का सबसे ज़्यादा, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? ASC, ये देखिए 2021 में आया, 2022 में आया और हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो ये लिखी हुई है। पूछ सकता है कि ASCII में C का क्या मतलब है, S का क्या मतलब है, या I का क्या मतलब है। तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको फुल फॉर्म याद होगी तो आपसे कुछ भी पूछे आप उसका आंसर बता सकते हैं। CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म होती है। आज के चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको करा दिए। रिवीजन के रूप में क्लास देखिए और अपना स्कोर ज़रूर चेक करिए कि आपका स्कोर कितना रहा, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने सर गलत बता दिया है बाय मिस्टेक, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन नंबर और उस क्वेश्चन क्या है वो आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर सर आपने एक बार गलत बताया है, या इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। तो उसको हम ज़रूर चेक कर लेंगे एक बार, ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर वो क्वेश्चन सही है जो आपने बताया वो आंसर उसका होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर पिन कर देंगे ताकि और बच्चों का आंसर गलत ना हो। वैसे पूरी कोशिश की जाती है कि आपको बिल्कुल सही आंसर बताए जाएँ, सही आंसर आपको बताए जाएँ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर 1 हो गया M1R5 का। चैप्टर 2 शाम तक, नहीं तो फिर कल अपलोड करेंगे, क्योंकि M2R5 के लिए भी हमें क्वेश्चन टाइप वगैरह करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। मैं आपको सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते हुए। तो एक क्वेश्चन आपको बताना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं आपके, आप सभी जानते हैं प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, तो डेज़ी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, डेज़ी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है आपका, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। डेज़ी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है? आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका देखिए इस क्लास के जो ये हमने क्लास बनाई है इस पे आपका जो रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो बाकी की वीडियो भी हम मेहनत से आपके लिए बनाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी आप थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।